Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant, scale up technique, MCQs part 3. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने 40 क्वेश्चंस हैं जो कि पायलट प्लांट के एमसीक्यूज के डिस्कस कर लिए, अभी और भी हैं और अपन अच्छे से इन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैं शुरू करती हूँ। मेरे साथ आप भी है जो कि धीरे धीरे इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि मेरा आंसर आए उससे पहले कोशिश कीजिए कि आपका जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ब्लेंडिंग विच पैरामीटर शुड बी कंसीडर्ड इन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। यानी कि अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं यानी कि आप मिक्सिंग कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक पे ध्यान रखनी चाहिए, उनको आप क्रिटिकल फीचर के रूप में है जो कि कंसिडर करना चाहिए। ऑप्शंस की बात करें, ब्लेंडिंग स्पीड यानी कि स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज स्पीड अपने को चाहिए एक फिक्स आरपीएम पे। ब्लेंडर का साइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडर का साइज इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपकी ड्रग पूरी फिल हो जाए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी ड्रग है जो कि वेस्ट हो जाए। इट मस्ट बी थर्ड फोर्थ क्वांटिटी इन ब्लेंडर्स लाइक एंड बल्क डेंसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसकी बल्क डेंसिटी क्या है। तो ऑन बी है दो ऑल ऑफ द अबाउ। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें ही हैं जो कि ब्लेंडिंग करते वक्त ध्यान रखी जाती है कि स्पीड क्या है, साइज क्या है, बल्क डेंसिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या है। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज sometimes size of particle reduce more compared to need and create more fines which leads to improper flow and problem is occur due to। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब अपन पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स को लेते हुए, तब अपन देखते हैं कि जितना डिजायर पार्टिकल साइज चाहिए उससे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अपने पास मिल जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अब क्योंकि अगर अपने को डिजायर पार्टिकल साइज से छोटे पार्टिकल मिलते हैं तो अगेन वही फ्लो प्रॉब्लम करेंगे, इम्प्रॉपर फ्लो होगी या दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो वो कौन कौन सा रीज़न हो सकता है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अपने को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि अपने को डिजायर पार्टिकल साइज ही मिले। ऑप्शंस की बात करते हैं, यूज हाई शेयर मिक्सचर्स विद स्पाइरल स्क्रू, यानी कि अगर आपने हाई शेयर मिक्सचर्स यूज किए हैं स्पाइरल स्क्रू वाले तो मे भी पॉसिबल है कि आपका जो डिजायर पार्टिकल साइज है उससे थोड़ा छोटा पार्टिकल साइज आपको देखने को मिले। देन यूज ऑफ टम्बल ब्लेंडर, यानी कि अगर आप टम्बल ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो भी मे भी पॉसिबल है कि आपका जो पार्टिकल साइज है वो डिजायर से थोड़ा छोटा आपको मिले। एंड इफ द पार्टिकल आर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स यानी कि टूटने वाले, अगर आपके जो ग्रेन्यूल्स है वो प्रॉपर्ली नहीं बिल्ट है, इसके अंदर एयर स्पेस है, वो टूटने की प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो अगेन जब आप उसका साइज रिड्यूस कर रहे हो डिफरेंट इक्विपमेंट के साथ तो डिजायर पार्टिकल से ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में वो टूटेगा। राइट, एंड डी ऑल ऑफ द अबाव। तो ऑब्वियस है सारे की सारी चीज़ें ही ऐसी हैं जो कि आपके पार्टिकल्स को एज नीड उससे ज़्यादा छोटा उसको करती है। राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज अरेंज पार्टिकल साइज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे 4 पार्टिकल साइज की रेंजेस दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब उनमें अपने को ये देखना है कि सबसे छोटा पार्टिकल से लेके सबसे बड़े पार्टिकल की तरफ अपने को उसको अरेंज करना है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपने को इनको है जो कि अरेंज करना है। ऑप्शंस की बात करें तो 15 एंगस्ट्रॉन्ग। अब एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉन्ग नैनोमीटर से भी छोटा होता है विच इज 10⁻⁻⁻10। 25 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9। माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 एंड मिलीमीटर इज 10⁻⁻3। राइट, तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो पार्टिकल साइज सबसे बड़ा किसका होगा, इसका 25 मिलीमीटर इन सबसे बड़ा है। राइट, फिर उससे बड़ा माइक्रोमीटर, फिर उससे बड़ा नैनोमीटर, उससे बड़ा एंगस्ट्रॉम। तो अपने को क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको जचाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, अगर आप देखें तो खुद ही ऑटोमेटिकली है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में जचे हुए हैं, यानी कि ए बी सी डी। राइट, तो ऑप्शन अगर अपन देखें ए बी सी डी, बी ए सी डी, सी ए बी डी सी, एन बी ए डी सी, तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग लीड्स टू, यानी कि अगर आप प्रॉपर मिक्सिंग नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से या कोई क्रिटिकल फीचर है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है, तो कौन कौन सी दिक्कतें अपने को देखने को मिल सकती हैं फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ऑप्शंस हैं, पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक टैबलेट के अंदर डिफरेंट कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक के अंदर डिफरेंट है, यानी कि एक के अंदर एपीआई है जो डिफरेंट कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, एक में है जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन में अवेलेबल है।
पुअर लुब्रिकेशन ऑफ ग्रेनुलेशन, अगेन आप काफ़ी सारे ऐसे एजेंट्स डालते हो जो कि फ्लो को इम्प्रूव करता है, लुब्रिकेट करता है सिस्टम को, तो अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ सारा का सारा सिस्टम तो ऑब्वियस से क्या दिक्कत आएगी, एक जगह पे है जो कि आपका लुब्रिकेंट रह गया, एक जगह ग्लाइडेंट ले गया, एक जगह बाइंडर रह गया और एक जगह आपका डाइल्यूमेंट रह गया। तो जब भी वो होपर से फ्लो हो रहा होगा तो क्या दिक्कत आएगी, एक प्रॉपर फ्लो आपको मिलेगा नहीं, तो लुब्रिकेशन में भी दिक्कत आएगी। देन इम्प्रॉपर कलर डिस्पर्शन, अगेन प्रॉपर अगर मिक्सिंग नहीं है तो कलर भी प्रॉपरली मिक्स नहीं है, तो एक टैबलेट आपको डार्कर कलर की देखने को मिल सकती है, एक के अंदर आपको मॉडलिंग डिफेक्ट मिल सकता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेडेज आपको कलर की देखने को मिलेंगी, और एक के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा लाइट कलर है जो कि देखने को मिले, राइट। एंड दीज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी चीज़ें सही हैं, यानी कि अगर आप ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं करते हो तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो राइट आंसर विल बी डी। जैसे कि अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो अगर आप देखो, अगर आपने प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं की तो क्या होगा, इस तरीके से आपको है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर है जो कि देखने को मिलेगा। और अगर वो ये सब चीज़ें प्रॉपरली मिक्स होती तो अगेन इम्प्रॉपर कलर नहीं होता, पूरा लुब्रिकेशन नहीं होता, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी पूरी आती। सपोज आपका जो एपीआई है वो ये रेड कलर वाला है, तो अगर ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ और जब टैबलेट्स अपन बनाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंट कलर्स के आपको देखने को मिलेंगे, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी अलग आएगी। Next is in tablet compression, the time that the punch heads remain in contact with the compressor roller known as, यानी कि बेसिकली जब अपन कोई भी टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट बनाने के टाइम पे जो कंप्रेसर हेड है जो इसको पंच करता है और पंच करने पे जो ये टैबलेट निकलती है बाहर की तरफ, राइट, ये जो टाइम है इस टाइम को अपन क्या कहते हैं, यानी कि ये कितने सेकंड के लिए, पहली बात तो होता है बहुत ही माइनर पॉइंटों में ये सेकंड्स होते हैं जिसमें वो जस्ट कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके आपकी टैबलेट बाहर की तरफ इजेक्ट कर देगा। तो ये जो टाइम है इस टाइम को क्या कहते हैं। ऑप्शंस की बात करें, रियल टाइम, पंच टाइम, ड्वेल टाइम एंड मेन टाइम। तो राइट आंसर विल बी डी। ड्वेल टाइम ऐसा टाइम होता है जो कि आपका जो पंच हेड है कितने समय तक इस कंट्रोलर हेड के नीचे रह रहा है और आपकी टैबलेट को प्रेस करके बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, दिस इज योर ड्वेल टाइम। तो राइट आंसर विल बी सी। देन increasing which inches to upper portion of die prevent binding to die walls, relieve pressure ejection, यानी कि दिक्कत जो रहती है, जो डिफेक्ट्स हैं टैबलेट्स के, उसमें एक दिक्कत ये भी है कि आपका जो कंटेंट है वो डाई से स्टिक होता है, पिकिंग एंड स्टिकिंग भी रहती है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो अपर पोर्शंस है ना उसकी कुछ साइज को इंक्रीज रखा जाता है नीचे वाले पोर्शन से, तो इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर है जो कि रिलीफ प्रेशर मिलेगा और आपकी जो टैबलेट है वो आसानी से बाहर भी निकल जाएंगी और जो कंटेंट है वो आपकी डाइस पे भी नहीं स्टिक होगा। तो वो जो पर्टिकुलर इंचेस हैं कितने इंचेस तक हैं जो कि ये डिफरेंस रखा जाता है। ऑप्शंस की बात करें 0.001 टू 0.005 इंचेस, 0.010 टू 0.020 इंचेस, 0.5 टू 1 इंच एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस से बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रहता है, तो राइट आंसर विल बी ए। 0.001 से 0.005 इंच तक ही है जो कि ये डिफरेंस रखा जाता है। फिर बात करते हैं ग्रेनुलेशन बाय ड्राई कंपैक्शन अचीव्ड बाय विच प्रेशर टर्न्स पर लीनियर इंच, यानी कि जब आप ग्रेनुलेशन बना रहे हो तो उसमें एक मेथड है ड्राई कंप्रेशन। ड्राई कंप्रेशन में बेसिकली क्या रहता है आप एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाते हो और जो ग्रेन्यूल्स हैं वो छोटे छोटे स्लग्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनको आप तोड़ लेते हो एज अ ग्रेन्यूल, फिर आप इसका पंच करते हुए टैबलेट क्रिएट कर सकते हो। रीज़न मोस्टली ये रहता है कि इतने ज़्यादा डेंसिटी इनकी कम होती है कि आप इन्हें पंच नहीं कर सकते, ग्रेन्यूल नहीं बना सकते, तब उसके चक्कर में अपने को इनकी है जो कि स्लगिंग या फिर डायरेक्ट कंपैक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए, उस फोर्स से ही वो चीज़ है जो कि कॉम्पैक्ट होती है। अब वो फोर्स कितना है, ऑप्शंस की बात करें 15 टन्स, 5 टन्स, 10 टन एंड 24 टन्स। नॉर्मल जो टैबलेट्स होती हैं उन्हें कंप्रेस करने के लिए केवल 4 टन प्रेशर ही काफ़ी होता है, बट जब स्लगिंग की बात करें या ड्राई कंप्रेशन की बात करें तो अपने को उससे ज़्यादा प्रेशर चाहिए। ड्राई कंपैक्शन की बात करें तो उसके लिए अपने को चाहिए 10 टन्स प्रेशर। ओके, तो राइट आंसर विल बी सी। बात करें अब स्लगिंग की कि भी टैबलेट प्रेस डिजाइन फॉर स्लगिंग विच ऑपरेट्स एट प्रेशर ऑफ, यानी कि अगर आप स्लगिंग कर रहे हैं तो स्लगिंग के अंदर जो टैबलेट प्रेस है वो कितने प्रेशर पे ऑपरेट होगी, यानी कि कितना टन आपको भार लगाना पड़ेगा स्लग्स क्रिएट करने के लिए। ये 1-1 इंच के स्लग्स होते हैं जो मोस्टली है जो कि इस तरीके से छोटे छोटे ग्रेन्यूल में तोड़ते हुए अपन इसकी टैबलेट बना लेते हैं।
ऑप्शंस हैं 10 टन, 4 टन, 15 टन एंड नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 10 तो किसके लिए था, ड्राई कंप्रेशन के लिए, 4 नॉर्मल प्रेसिंग के लिए। तो ऑब्वियस राइट आंसर क्या होगा 15 टन, यानी कि जब आप स्लग बना रहे हैं तब आपको 15 टन ऑफ प्रेशर है जो कि रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल टैबलेट प्रेस ऑपरेट एट विच प्रेशर। सिंपल क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल टैबलेट प्रेस है जिसमें आप प्रेशराइज कर रहे हो टैबलेट बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपको कितना प्रेशर लगाना है। और वैसे ग्रेन्यूल बन चुके हैं, कोई डेंसिटी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो थोड़े से प्रेशर से ही आपकी टैबलेट है जो कि बन के बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन अगर देखें 4 टन, 10 टन, 15 टन एंड नन ऑफ द अबव, तो ये पता है 10 डायरेक्ट कंपैक्शन के लिए यूज होता है, ये पता है कि 15 स्लगिंग के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर विल बी A. 4 ton is used for normal tablet pressing. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। यानी कि ये जो पॉलीमर्स के एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स हैं, इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो कि फिल्म कोटिंग के लिए काम आता है। ऑप्शंस की बात करें HPMC यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, सिरप, अकेशिया एंड स्टार्च। अब अगर देखें आप सिरप क्या है, अगेन ये बाइंडिंग के रूप में काम आता है, स्वीटनिंग एजेंट के लिए रूप में काम आता है, अकेशा भी बाइंडिंग में काम आ रहा है और स्टार्च भी बाइंडिंग में काम आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक HPMC है जो कि सिंथेटिक है, जो कि फिल्म कोटिंग के रूप में काम आता है, जो कि अपने को मॉइस्चर से या फिर दूसरी चीज़ों से प्रिवेंट करता है। तो इसमें बेसिकली HPMC का सॉल्यूशन की टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। तो राइट आंसर विल बी A, HPMC। देन इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सील कोट इज डन फॉर। यानी कि जब शुगर कोटिंग करते हैं तो शुगर कोटिंग में डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि दी जाती है ताकि शुगर कोटिंग में जो बल्क है वो भी बना रहे और साथ ही साथ अपने को एक डिज़ायर उसका वेट भी मिल जाए। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं। यानी कि सबसे पहले अपन उसका सील कोट करते हैं, फिर सब कोटिंग होती है, फिर स्मूथनिंग होती है, फिर कलरिंग होती है, फिर पॉलिशिंग होती है, फिर प्रिंटिंग होती है। तो सवाल ये है कि सील कोट है जो कि क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखें टू स्मूथन द सरफेस, टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड टैबलेट साइज, टू प्रिवेंट मॉइस्चर डिपोजिशन एंड नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो सबसे पहले है जो कि सील कोट किया जाता है। तो सील कोट जो मेन रीजन होता है वो ड्रग को मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी सी, टू प्रिवेंट मॉइस्चर डिपोजिशन ऑन टैबलेट। वाइल जो सब कोटिंग्स और होती हैं ये हैं जो कि बल्क को इंक्रीज करने के लिए काम की जाती हैं। नेक्स्ट इज सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट, रीजन इज व्हाट। यानी कि अब सब कोटिंग क्यों दी जाती है। ऑप्शन हैं टू इंक्रीज द बल्क, टू अवॉइड डिटोरिएशन ड्यू टू माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, टू प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडिया एंड टू अवॉइड स्टिकीनेस। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि सब कोटिंग बेसिकली है जो कि सिस्टम का बल्क है जो कि बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और वैसे बहुत छोटी सी मेडिसिन होगी तो इसको लेने में डिफिकल्टी होगी, पंचिंग में डिफिकल्टी होगी, तो इसके अंदर बल्किंग एजेंट डाल के उसका एक डिजायर शेप, डिजायर वेट है जो कि कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो सब कोटिंग है इट इज़ यूज टू इंक्रीज द बल्क। देन सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स आर कॉमनली यूज्ड इन। यानी कि जो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स हैं ये किस लिए यूज आते हैं मोस्टली। ऑप्शंस की बात करें ड्राई ग्रेनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग, क्रूड फाइबर मिक्सिंग एंड वेट ग्रेनुलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया था कि जो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स हैं वो बेसिकली ग्रेनुलेशन में काम आ रहे थे और ग्रेनुलेशन के अंदर भी वो वेट ग्रेनुलेशन के अंदर काम आ रहे थे। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज which of the following ingredient is used of polishing of sugar coated tablet। यानी कि इनमें से कौन सा एजेंट है जो कि शुगर टैबलेट को कोट करने के काम आता है। ऑप्शंस की बात करें कार्नोबा वैक्स, PEG 4000, टॉल्क एंड जिलेटिन। ऑब्वियस है जैसे कि आपको पता है कि जो शुगर कोटिंग है उसमें लास्ट में जो पॉलिशिंग की जाती है उस तरीके के मसलिन क्लॉथ के अंदर की जाती है, ड्रम में की जाती है, टैबलेट्स को डाल के इसमें घुमाया जाता है। तो इसके अंदर जो है वैक्स है जो कि लपेटी जाती है और वो वैक्स होती है कैन नेबो वैक्स। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज विच एजेंट डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की बायो अवेलेबिलिटी कौन है जो कि कम कर देता है। टेट्रासाइक्लिन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ एन एंटीबायोटिक और इस एंटीबायोटिक की एक दिक्कत रहती है कि इसको मिल्क के साथ है जो कि नहीं लेते।
क्यों? क्योंकि मिल्क और जैसे जो डाइकैटायंस हैं लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, चिलेट बनाता है, और ये जो चिलेट है ये होता है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और जब ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा? आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से पास नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और एक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सिस्टम की बायो अवेलेबिलिटी कम कर देती हैं, राइट। अब ऑप्शन देख लेते हैं। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, लैक्टोज, स्टार्च एंड डीसीपी यानी कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑब्वियस है जिसमें कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस होंगे वो है जो किसके साथ बाइंडिंग करेगा और इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus नंबर 1 एज पर यूएसपी। यानी कि यूएसपी की अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की, तो उसमें जो डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus नंबर 1 है वो क्या है? अब जो यूएसपी और आईपी है उसमें नंबर 1 से लेकर नंबर 6, 7 तक है जो कि apparatus रहते हैं। बट क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि यूएसपी में नंबर 1 कौन है? ऑप्शंस की बात करें, रोटेटिंग सिलेंडर, रोटेटिंग बास्केट, पेडल एंड बास्केट। तो ऑब्वियस है सिंपल चीज़ है और याद रखने वाली है हमेशा कि जो यूएसपी है उसमें जो डिसोल्यूशन apparatus 1 है वो है बास्केट टाइप। राइट आंसर विल बी डी। और वाइल अगर बात करें अपन इंडियन फार्माकोपिया की, तो इंडियन फार्माकोपिया में नंबर 1 है जो कि पेडल है और सेकंड नंबर बास्केट है। वाइल यूएसपी में फर्स्ट नंबर बास्केट है, सेकंड नंबर पेडल है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus नंबर 1 एज पर आईपी इज। अगेन सिंपल सी चीज है, डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू आईपी नंबर 1 कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि नंबर 1 आईपी में कौन है? पेडल, वाइल बास्केट उसके नंबर 2 है। राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट अपन बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की, लार्जर वैल्यू ऑफ के वाई इन दी हैकल प्लॉट इंडिकेट फॉर्मुलेशन ऑफ विच क्वालिटी ऑफ टैबलेट। यानी कि बेसिकली अगर हैगल प्लॉट में लार्जर वैल्यूज आती हैं तो है जो कि कौन सी वैल्यूज हैं जो आपको देखने को मिलेगी, जो टैबलेट है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। ऑप्शन देखिए, सॉफ्टवेयर टैबलेट, फ्लफी टैबलेट, हार्डर टैबलेट एंड ब्रिटल टैबलेट। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी कभी हैकल प्लॉट में वैल्यूज लार्ज होगी तो टैबलेट हमेशा है जो कि हार्ड बनेगी, उसकी वैल्यूज हमेशा हायर साइड पर रहेगी। तो राइट आंसर विल बी सी, हार्डर टैबलेट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल ड्रायर इज यूज टू ड्राई टैबलेट ग्रेन्यूल्स। यानी कि इंडस्ट्रियल ड्रायर्स की अगर बात करें तो उसमें कौन सा है जो कि टैबलेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के काम आता है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो ड्रम ड्रायर, फ्लूडाइज बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए वो है फ्लूडाइज बेड ड्रायर। तो राइट आंसर विल बी बी। लास्ट क्वेश्चन, one of the following is used as a pH dependent control release excipient which is one of them। यानी कि इनमें से कौन सा एक एजेंट है जो कि pH डिपेंडेंट है। pH डिपेंडेंट यानी कि एक पर्टिकुलर pH पर ही रिलीज होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक pH होगी तभी वो रिलीज होगा, वरना चाहे उसको एसिड दे दो, कितनी भी स्ट्रांगली आप सिस्टम दे दो, वो अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ऑप्शंस की बात करें, कैनोवैक्स, HPMCP, यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज थैलेट, मिथाइल सेल्यूलोज एंड ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट। तो जैसे कि अगर आपको पता है कि जो थैलेट्स होते हैं उसकी बेसिकली प्रॉपर्टी क्या रहती है कि वो इंटेस्टाइन में है जाके रिलीज होते हैं। रीजन इज वाई, क्योंकि काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो एसिड से लेबाइल होती हैं और एसिड में जाके खराब हो जाती हैं, तो जो थैलेट्स हैं वो उसको एसिडिक मीडियम से प्रिवेंट करता है। अब प्रिवेंट भी कैसे करता है? वो ऐसे प्रिवेंट करता है कि वो एक पर्टिकुलर पीएच पे जाके ही डिसॉल्व होगा और वो पीएच उसको इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगी, राइट। तो राइट आंसर विल बी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज थैलेट्स। यानी कि ये एजेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीएच डिपेंडेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच पे ही रिलीज होंगे। जैसे कि स्टमक में अगर वो आ गए तो उसकी ऊपर वाली कोट रिलीज हो गई, इंटेस्टाइन में आके उनकी एक पीएच डिपेंडेंट रिलीज होगी, और स्पेसिफिक पीएच डिपेंडेंट होगा तो वो अगेन जो कॉलन के अंदर है जो कि और भी स्पेसिफिक पीएच होगी वहां पे जाके वो चीज़ रिलीज होगी और जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो वहां जाके एक्ट करना शुरू करेंगे।
सो थैंक यू। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करेंगे, उसके बाद है जो कि अपन डिफरेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.